चैप्टर 92। सिया ने वहीं पास रह रहे एक आदमी से मोहन और कीर्ति के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसके इंटरव्यू के बाद से ही लोगों नाम मोहन और कीर्ति को परेशान करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उनके ऊपर पत्थर तक फेंके थे। ये सुनकर सिया ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो गलत जगह आ गई है। उसके बाद उस आदमी ने बताया लोग उन दोनों को बहुत परेशान करते थे और जैसे ही उन्हें देखते तो गालियां देकर वहां से भगा देते। उनसे परेशान होकर वह दोनों रातों रात वह बस्ती छोड़कर कहीं और चले गए। ये सुनकर सिया और भी ज्यादा परेशान हो गई, इसलिए नहीं कि उसे मोहन और कीर्ति की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वह दादी से क्या कहेगी। उन्हें वहां न पाकर सिया अपने घर के लिए लौटने लगी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात विहान से हो गई। विहान को देखते ही सिया अलर्ट हो गई और उसने कहा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ये कहते हुए वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। हालांकि सिया जानती थी उसे विहान के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है। उसकी नाराजगी देखकर विहान एक कदम पीछे हट गया और बोला, नहीं नहीं, बस मेरे कुछ लोगों ने तुम्हें यहाँ देखा। एक्चुअली वो तुम्हारे फोस्टर पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सके, लेकिन उन्हें पता चला वो रातों रात कहीं गायब हो गए और वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो आज उन लोगों ने तुम्हें देखा तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया और मैं तुमसे मिलने चला आया। क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? ये कहते हुए बहन उसे मुस्कुरा कर देखने लगा। उसकी मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर सिया समझ गई कि हो न हो उन दोनों के गायब होने के पीछे विहान का ही हाथ है, क्योंकि वह कीर्ति और मोहन को अच्छे से जानती थी। वह दोनों बिना किसी बात के गायब होने वालों में से नहीं है और ना ही उन्हें लोगों से कोई फर्क पड़ता है। और वह ये भी समझ रही थी कि विहान की शर्तों पर कीर्ति और मोहन पूरी तरह से फिट बैठते हैं। सिया ने उसे घूर कर कहा, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। विहान हताश नहीं हुआ, क्योंकि उसे सिया का यही अंदाज तो पसंद था। उसने कहा, अब हम टकरा ही गए हैं तो चलो बताओ तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? सिया ने विहान के सवाल का जवाब पहले ही सोच लिया था और कहा, अभी नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वह अभी विहान को रोककर रखना चाहती थी, क्योंकि वह आरव और राघव दोनों की इन्वेस्टिगेशन देखना चाहती थी। दोनों विहान के खिलाफ क्या जानकारी लेकर आते हैं। अगर वे बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं तो उसे विहान के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर अभी सिया के पास सचमुच टाइम कम था। वो जाने के लिए मुड़ी, तभी विहान ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम अपनी दादी के लिए भी नहीं सोचोगी? मैंने सुना है उनके पास टाइम कम है। ये सुनकर अपने हाथ की मुठिया कस ली, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम लोगों से मेरा हाल चाल कुछ ज्यादा ही पूछते हो। ये कहते हुए वह ऐसे शो करने लगी जैसे वह उसे पर भड़क रही हो। तभी वहां नहीं अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो बस बातचीत में मुंह से निकल गया। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम्हें जल्द ही तुम्हारी दादी को बचाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। विहान के शब्दों को सुनकर सिया के नीचे के रुक गई और वह उसे देखने लगी। कभी विहान ने उसके कान में धीमे से कहा, हो सकता है वह रास्ता मुझे होकर गुजरता हो। सिया गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। तभी उसे विहान के बारे में याद आया कि वह इलीगल रिसर्च करता रहता है। हो सकता है उसके पास सचमुच कोई रास्ता हो। ये सोचते हुए उसके दिमाग में दादी की इमेज फ्लैश होने लगी है। उसकी आंखों में से एक आंसू बह निकला। शायद उसे थोड़ा लालच आ गया था। बदले में क्या चाहती हूँ? सिया ने डायरेक्ट पूछ लिया, जिस पर विहान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। फिर उसे इशारा किया और कहा, ये जगह बात करने की नहीं है। अभी मुझे जाना है। अगर तुम बात करना चाहो तो फिर कभी करते हैं। ये कहकर विहान मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसे लग रहा था अब सिया उसके पास जरूर आएगी। सिया पहले से ही दादी के लिए परेशान थी और अब वो विहान की बातें सुनकर बेचैन हो गई। उसने राघव से बात करने के लिए उसको कॉल लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कॉल का आंसर नहीं मिला। दूसरी ओर राघव ड्राइव करके शहर से काफी दूर आ गया था और एक खाली मैदान देखकर गाड़ी रोक दी। फिर उसने अपना फ़ोन निकालो और ऋषभ को कॉल करके बोला, मुझे लेने आओ। और फ़ोन कट करने के बाद उसने फ़ोन को गाड़ी की बैक सीट पर फेंक दिया और अपनी बाजुओं को खोलकर फोल्ड करने लगा। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी से 4 लोग बाहर निकले। तभी राघव ने कहा,
अब एक एक करके आओगे या एक साथ? चारों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें राघव की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि राघव उन्हें अपने से कम समझ रहा था। उन्हें किसी भी तरह आज अपनी ताकत राघव को दिखानी थी, इसलिए विचारों एक साथ उसे पर टूट पड़े। कुछ देर बाद ऋषभ के साथ बाकी तीनों भी पहुंचे और वहां का नजारा देखकर शौक रह गए। राघव कर के बानेट से टिककर सिगरेट की कश्त ले रहा था जबकि 4 लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उन्हें देखकर हो लग रहा था उनकी हालत काफी खराब है। कौन है ये? रुद्र ने पूछा, जिस पर राघव ने कंधे उचका दिए। और तुम्हारी कार का क्या हुआ है? रुद्र ने पूछा। ब्रेक फेल, राघव ने जवाब दिया। फ्लैशबैक, जब राघव कार में बैठा तो देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने कर को शहर से बाहर की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसकी कर की ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो गई है, इसलिए उसने ऋषभ को कॉल करके बुलाया। वो जब यूनिवर्सिटी के रास्ते पर था तो उसने रास्ते में कई ट्रक खड़े हुए देख लिए थे। शायद कोई चाहता था उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल होने पर वो ट्रक से टकरा जाते और गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। और जो लोग जमीन पर पड़े हुए थे वह उसका पीछा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी मौत कन्फर्म कर सके। राघव की बात सुनकर रुद्र और बाकी सब शौक रह गए। तभी रुद्र ने गुस्से से उन आदमियों में से एक को लात मार दी, जिससे वो आदमी हवा में उछल गया और एक तेज चीख के साथ जमीन पर बेहोश हो गया। कुछ ऐसा ही ऋषभ ने भी किया और गुस्से से बोला, लगता है उस शौर्य को हमारा तोहफा हल्का लगा। उसी समय दूसरी जगह शौर्य बहुत परेशान था क्योंकि आज अचानक से जेल में सीनियर ऑफिस बिना इन्फॉर्म किए चेकिंग के लिए आ गए, जहां उन्होंने कई लेडी प्रिजनर्स को बदतमीजी और अटैक करते हुए पकड़ लिया था। इस इंसिडेंट को दबाने का शौर्य के पास कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण शौर्य के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई और उसे सीनियर ऑफिसर्स ने काफी फटकार भी लगाए। उसके बाद जब वो अपने केबिन में लौट तो उसे एक पार्सल इंतजार करता हुआ मिला जिसके अंदर कुछ फाइल्स थी जिनमें शौर्य के की सारी करतूतों का कला चिट्ठा था, यहाँ तक कि देश के अलग अलग जगह उसके लिए सारे कामों का खुलासा था और उसके बैकग्राउंड तक की डिटेल जानकारी थी, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान जो काफी डरावनी थी वह और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। वह नहीं जानता था किसके पीछे कौन है, लेकिन इतना तो श्योर था इसमें कहीं ना कहीं राघव शेखावत शामिल था। पहले वह केवल राघव को धमकाना चाहता था, लेकिन अब वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जान लेना चाहता था उसकी, वह भी अपने हाथों से। सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुक, जब वह अपने घर पहुंचा तब उसने देखा उसकी सभी पालतू जानवर मर चुके थे। ये देखकर वह अपने गुस्से को रोक न सका और वह तेज तेज गुस्से में हंसने लगा। राघव, बहुत अच्छा खेल खेला है तूने, मजा आएगा अब तेरे साथ खेलने में। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ की आवाज सुनकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो समझ गया राघव कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि उसने जो आदमी राघव के पीछे भेजे थे वह कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि उनकी हार्ड ट्रेनिंग हुई थी। वो स्नाइपर थे, किसी को मरने में 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगते थे, और उन्हें राघव ने मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। कितना शर्मनाक था उसके लिए। इससे भी ज्यादा बुरी बात ये थी कि वो लोग अब हॉस्पिटल में हैं और उन्हें अस्पताल में एडमिट भी राघव नहीं करवाया था। इतना ही नहीं, इसकी कंप्लेंट भी पुलिस में राघव ने ही की थी और उनका बयान भी लिया गया था। ये सुनकर शौर्य लगभग गुस्से में बिल्कुल बीस्ट लग रहा था। वह समझ गया था राघव कोई साधारण प्रोफेसर नहीं है और न ही उसके जैसे आदमी का कोई साधारण बैकग्राउंड हो सकता है। इसका साफ मतलब था उसने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई थी राघव की, वह सारी इन्फॉर्मेशन झूठी थी। शालिनी दिल्ली के हर फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, पर उसे कहीं से ऐसी शेखावत फैमिली का जिक्र नहीं मिला जिनमें कोई अकादमिक बैकग्राउंड से हो। वो मुस्कुराने लगा और खुद से बोलने लगा, बहुत समय हो गया है किसी ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन से मिले हुए, अब मजा आएगा। इन दोनों की आपसी तकरार से मुंबई युद्ध का मैदान बन गया था। दूसरी ओर जब राघव पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल तो उसने अपने फोन पर सिया की कई मिस्ड कॉल देखे। उसने तुरंत ऋषभ से उसे घर ले चलने के लिए कहा। कार में ऋषभ ने पूछा, आप भाभी को क्या कहोगे? जिस पर राघव ने चिढ़ते हुए कहा, इसमें कहने वाली बात क्या है, बस तुम अपना मुंह बंद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शौर्य का जिक्र भी मत करना।
वो जानता था सिया पहले से ही परेशान थी कि कहीं शौर्य उसके पीछे न पड़ जाए। वह दोनों जल्द ही अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए। ऋषभ जैसे ही राघव को ड्रॉप करके जाने वाला था तभी ऋषभ को लात मारते हुए राघव ने कहा, तुम्हारी कर कुछ दिनों के लिए मुझे उधार चाहिए, अब निकलो यहाँ से। ये कहकर उसने ऋषभ से कर की चाबी छीन ली और घर के अंदर चला गए। वही ऋषभ बस कहता रह गया, अरे रुको तो, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। फिर वह राघव को कोसता हुआ वहां से चला गया। वही राघव जब घर पहुंचा तो सिया ने उससे पूछा, आपको इतनी देर क्यों हुई। जब राघव ने कई बार कॉल करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया तो वह वाकई में परेशान हो गई। अगर बाद में उसने फ़ोन नहीं किया होता तो वह अब तक उसे ढूंढने के लिए निकल चुकी होती। क्या आपकी डीन से कोई बात हुई? इस शक नहीं था। वह अच्छे से जानती थी राघव जैसे प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोना चाहेगी। बेशक वो केवल विजिटिंग प्रोफेसर था जो रिकमेंडेशन क्लासेज ही लेता था, फिर भी वो यूनिवर्सिटी के जेम्स में से एक था। विहान मुझसे मिलने आया था, सिया ने राघव से कहा। उसके बाद सिया ने राघव को अपने और बहन के बीच में हुई सारी बातचीत बता दी। राघव उसने कहा, वह मेरी दादी को बचा सकता है। मुझे नहीं पता वह सच कह रहा है या नहीं, लेकिन मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे तो सिया बहुत समझदार थी, लेकिन जब बात दादी पर आती थी तो वह अक्सर घबरा जाया करती। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।